Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, जिसके एक टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो कि है समास। और समास ऑलमोस्ट वो सारे टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, जैसे आप KVS की बात करो, अगर आप DSSB की बात करते हैं, या फिर और भी कई अन्य सारे टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ हिंदी पूछी जाती है, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रीड के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, समास होता क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, नील गाय, नील रंग की गाय, ये क्या है? समास है। बस आपको याद क्या रखना है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द हैं। ठीक है, इनका कोई मीनिंग भी होता है, क्योंकि जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है समास और संधि में। तो वंस अगेन मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो संधि होता है वो वर्णों के मेल से बनता है और जो समास होता है वो शब्दों के मेल से बनता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका क्या है? अव्ययीभाव। सेकेंड वन इज तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं, जिसे कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ रखा होगा। अब हम देखेंगे कि आखिर ये समास जो है इसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा समास है। कोई आपको एक शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एग्ज़ाम में आपको क्या याद रहना चाहिए? जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जहाँ आपके पास विकल्प आते हैं, वहाँ आपको याद क्या रखना है कि तत्पुरुष समास में इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ जो आप विग्रह करोगे तो दो पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है या कारक चिन्ह आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में भी लिख रखा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर विग्रह करने पर बीच में का, को, की, से, मैं, पर इत्यादि आए तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। यहाँ पे का, को, की, से, मैं, पर एक साथ नहीं है, सब में कॉमा लगा हुआ है और ये होते क्या है? कारक चिन्ह। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। जैसे कि आप देख ले, खुद को मारने वाला, खुद को मारने वाले को क्या कहते हैं? आत्मघाती। अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि आत्मघाती कौन सा समास है, तो आप क्या करते हो? समास पता करने के लिए हम समास का विग्रह करते हैं। तो जब हम विग्रह करेंगे आत्मघाती का तो क्या आएगा? खुद को मारने वाला। यहाँ आप देख पा रहे हो कि बीच में कारक चिन्ह क्या आ रहा है? को। जैसी कारक चिन्ह आ गया, कौन सा समास होगा? ये तत्पुरुष समास। अब सेकंड आप देखेंगे, जैसे यहाँ लिख रखा है देश निकाला। ठीक है, इसके बीच में गैप भी आएगा। देश निकाला मीन्स देश से निकालना या देश से निकाला। तो यहाँ ये क्या आ गया? से क्या है? अगेन कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिर्फ आप इसको याद रखेंगे कि जहाँ का, को, की, से, मैं, पर आ जाए किसके बाद? विग्रह करने के बाद, तो वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि यहाँ देखो, सिर दर्द, सिर में दर्द, गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ का है, यहाँ में है, यहाँ को है, यहाँ भी आपने देखा से है, हर जगह क्या है? कारक चिन्ह, तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अब देखते हैं अव्ययीभाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है? पहला पद प्रधान होगा और इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार
कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, उसे आप क्या कहोगे? अव्ययभाव समास। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो आप मतलब ऐसा है कि दोनों ही पद प्रधान है। यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, बेखबर, बिना खबर के। ठीक है, ये क्या है? अव्ययभाव समास। और अगर आप इसमें लिंग चेंज करते हैं या वचन चेंज करते हैं तब भी इसमें बदलाव नहीं आएगा, यहाँ समास आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या था कि इसमें जो फर्स्ट पद है वो प्रधान है और इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है संबंध? विशेषण और विशेष्य का अथवा उपमान और उपमेय का। मतलब आप यहाँ जो कुछ भी बताते हो उसमें क्या करते हैं आप? तुलना। ये याद रखेंगे क्योंकि ये वाला समास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप तुलना करते हो, यहाँ आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, ये याद रखेंगे। ये कुछ वर्ड्स है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो वहाँ क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करना होता है और उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये नहीं कि हमें डेफिनेशन याद रहे कि पहला पद प्रधान है या दूसरा, उसकी हेल्प से जनरली आप नहीं कर पाओगे अगर आपको बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें होता क्या है। तो इसमें हम तुलना करते हैं, जहाँ हम कंपैरिजन करते हैं, जहाँ हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, कमल नयन, कमल के समान नयन। आपने क्या कर दिया? यहाँ तुलना की है। कमल के समान नयन, मृगनयनी, अमृत के समान नेत्र वाली, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। कर क्या रहे हो आप? कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अब यहाँ देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है क्या, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ मैंने बोल्ड भी कर दिया कि जहाँ विग्रह करने पे है जो या फिर के समान आए, जहाँ है जो या के समान आए, उस समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। आप इनको याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कि जहाँ है जो या के समान आए वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आप साथ में ये अगर नोट्स आपको काफ़ी लेंदी लग रहे हैं तो आप वीडियो को देखते टाइम पेन पेपर लेकर भी बैठ सकते हो और ये सिर्फ जो की पॉइंट्स है उसे भी लिख सकते हो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि नोट्स तो आप खुद से ही प्रिपेयर करोगे अपने लिए। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? इस समास का, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हर जगह समाज लिखा जा रहा है बट है ये समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुत यह जानना चाहते हैं कि इतनी वस्तुओं का समूह है जैसे। अब मेनली अब आप क्या याद रखोगे कि जो द्विगु समास होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है, संख्या से संबंधित होता है, या फिर आप याद रखें तो नंबर से रिलेटेड होता है। यहाँ आप ग्रुप ऑफ नंबर्स का बोध कराते हो बहुत सारी चीज़ों का। जैसे यहाँ देख लो आप कि जैसे आ गया नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। 9 क्या है? एक नंबर है, 9 इज़ अ नंबर। तो यहाँ क्या बेसिकली जो पहला होता है, जो पहला पद है वो किसको दिखाता है? नंबर्स को। और सेकंड में अब दिखाता है कि ये ग्रुप है उसका। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे? नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्रि, पंचरात्रियों का समाहार। ठीक है, विग्रह कुछ इसी प्रकार से होता है, का समूह। ठीक है, का समाहार, विग्रह करते टाइम हम का समूह या का समाहार लगाते हैं। तो ये भी अगर ऐसे ऑलरेडी आपको विग्रह करके दिया गया हो तब तो आपके लिए काफ़ी ईजी, आप डायरेक्टली बोल दोगे द्विगु समास है कि जहाँ पे का समूह, का समाहार मतलब मेनली ग्रुप को दिखाया जा रहा है, तब तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि द्विगु समास है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए नवरत्न,
तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये द्विगु समास है। आप पहले पद को देखोगे कि क्या ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो ये स्टार्टिंग में देखो नव, नव मीन्स 9, सप्ताह, ऐसे आपको पता है 7 दिन, 7 दिनों की हम बात करते हैं इसमें, तो 7 क्या है, नंबर है। त्रिमूर्ति, 3, 3 मीन्स क्या होता है, 3, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, 3, तो क्या हो गया ये द्विगु समास। फिर वैसे त्रिभुज में भी 3 को बता रहा है, 3 क्या है, नंबर। फिर पंचरात्रि, 5, 5 किसको बताता है, नंबर, मीन्स जहाँ पे नंबर का बोध होता है, जहाँ संख्याओं का बोध होता है, वो क्या है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा है, जहाँ नंबर को संबोधित किया जाता है वो क्या है, द्विगु समास। नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है, अगेन दिस इज अ समास, ठीक है, में दोनों पर समान रूप से प्रधान होते हैं और इसके ये जो होते हैं ये योजक चिन्ह, इस चिन्ह को क्या कहते हो, योजक चिन्ह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ दोनों पद प्रधान होंगे, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। और अगर आप इनका विग्रह करते हो तो विग्रह करने पे या तो और आएगा या अथवा आएगा, है ना, या एवं आएगा, ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और विग्रह करने पे और आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, इसको पता करना बीच में क्या लगा होगा, रात दिन, ठीक है। इस प्रकार से योजक चिन्ह जहाँ भी लगा होगा वो क्या है, द्वंद्व समास है। और अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या, अगर विग्रह दे रखा है तब तो आपके लिए काफ़ी ईजी है। विग्रह में क्या यूज़ किया गया होगा, और या फिर अथवा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होते हैं, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अन्य पद प्रधान होते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें एक नया अर्थ निकलता है, मैंने बोल्ड भी कर दिया है ताकि आपको फोकस सिर्फ इसी पॉइंट पे जाए कि इसका अर्थ जो होता है वो कुछ नया निकलता है। ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखेंगे आप नीलकंठ, ठीक है। अब नीलकंठ जो है हमने पढ़ा कि नीलकंठ कर्मधारय भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ नीला है जिसका कंठ, तो है जिसका जहाँ आता है वहाँ मैंने आपको क्या बताया, कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ तुलना कर रहे हो। लेकिन यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, नील है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, एक नया ही अर्थ निकल गया। दशानन, वैसे दशानन बोलूँ तो ये क्या है, द्विगु समास, क्योंकि दश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को, नंबर मतलब द्विगु। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दश है जिसके आनन अर्थात रावण। फिर चतुर्भुज बोले तो द्विगु समास, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। अब आप देखेंगे कि अगर ये लिखा होता 4 भुजाओं का समूह तब तो ये द्विगु होता, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु। अगेन गजानन में गज के समान आनन वाला, अब गज के समान आनन वाला सिर्फ यहाँ तक आ जाए तब तो ये क्या है, कर्मधारय समास, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। लेकिन एक नया अर्थ निकल गया और क्या बन गया, गणेश। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बहुब्रीहि समास में और द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास में। कुछ ही वर्ड मतलब जो हैं शब्द हैं जो कि बहुब्रीहि समास में आते हैं, जैसे जिसमें मेनली भगवान वाले जो शब्द आते हैं। जैसे आप देख लो कि नीलकंठ आपको पता है भगवान शिव को बोलते हैं, दशानन रावण को बोलते हैं, गजानन गणेश भगवान को कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, है ना। तो जो भगवान वाले जो वर्ड आते हैं वो तो जनरली द्विगु समास में ही आते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जनरली ये मैं बता रही हूँ, हर जगह नहीं होगा, ठीक है। जनरली वो क्या होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जब प्रश्न के विकल्प में बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास
तथा द्विगु समास हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रधानता बहुव्रीहि समास को देते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे कि अगर यहाँ लिख रखा है चतुर्भुज, तो आपको पता है ये अगर मैं इसका विग्रह इस प्रकार से करूँ, चार भुजाओं का समूह, तो हमने पढ़ा है कि अगर हम ऐसे करते हैं किसी का विग्रह, हमने चार संख्या लिख दिया और आगे लिख दिया भुजाओं का समूह, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। ठीक है, लेकिन आपको पता है, आपने यहाँ अभी जस्ट अभी पढ़ा है कि चतुर्भुज में चतुर्भुज के थ्रू किसको दिखाया गया है, भगवान विष्णु को, जिनके चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में आप हो जाओगे कंफ्यूज और आपको लगेगा कि मैं द्विगु पे टिक करूं या फिर बहुब्रीहि पे, तो आप ऑलवेज किसके साथ जाओगे, बहुब्रीहि समास के साथ, इसलिए बताया है। नेक्स्ट, वैसे ही अगर नीलकंठ आ जाए तो हम इसका विग्रह कैसे कर सकते हैं, नीला है जिसका कंठ। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे है जिसका के समान आ जाए तो हम उसको कहते हैं कर्मधारय। तो आप क्या बोलोगे, ये तो है कर्मधारय समास, लेकिन हमने बहुब्रीहि में भी पढ़ा है नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये बहुब्रीहि होगा या फिर ये कर्मधारय होगा। तो यहाँ आपको किसके साथ जाना है, ऑलवेज बहुब्रीहि समास के साथ जाना है। इसका सही आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ही है, यहाँ भी अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों ही है, तब आप बहुब्रीहि के साथ जाओगे। अगर बहुब्रीहि है ही नहीं, द्विगु लिखा है, द्वंद्व लिखा है, अव्यय भाव लिखा है, तत्पुरुष लिखा है, तब तो ईजी है करना। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने डिस्कस किया वो आप सभी को समझ भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है, कोई भी त्रुटि है, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।